नीरज भाई देखिए, ये जो साल गया ना, इसमें एक चीज हम सब लोग सीखे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स को, सरकारी हम्म, ओनरशिप वाले बिजनेसेस को आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। हम्म, बोलबाला ये था कि हर चीज प्राइवेट सेक्टर, आईटी में, ऑटो में, इसमें उसमें चलेगी, लेकिन चली क्या है? पीएसयू चले। और उसमें भी आप देखिए पीएसयू अक्रॉस द बोर्ड चले। ये नहीं कि सिर्फ डिफेंस चला है या सिर्फ पावर चला है। आप कोई भी चीज पीएसयू के ले लीजिए, चलिए रेलवे में देखिए, एनर्जी साइड में देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह। तो मैंने भी एक चीज ऐसी चुनी कि मैंने कहा सरकार सबसे बड़ी ओनरशिप वाली जो चीजें संभाल के रखी है, और आगे चल के बिजनेस कंटिन्यूटी को देखते हुए जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, पहली पिक मेरी है इंडियन ऑयल। अब आप बोलेंगे हम्म, इंडियन ऑयल तो सबको पता है, इसमें नई चीज क्या है? मसाले वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन हम्म, जो असली असली जो समृद्धि का जो सार कहाँ से निकल रहा है कि हाल में इन्होंने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, उसमें मार्केटिंग मार्जिन्स भी ठीक ठाक आए, जो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तेल के भाव, कच्चा तेल बढ़ता रहा लेकिन बढ़ा नहीं पाए थे। फिर भी मार्केटिंग मार्जिन्स में मार इतना नहीं पड़ा, रिफाइनिंग मार्जिन्स इतने अच्छे आए। और जो कैपेसिटी इन्होंने यूज की है, उससे 17,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट बना लिया। अब आप इसको देखिए, अगर ये क्वार्टरली रन रेट यही रहा तो साल के एंड तक 50,000 करोड़ तक का मुनाफा बन सकता है। और मार्केट कैप आपको क्या मिल रही है आज? मैंने आज का तो देखा नहीं क्लोजिंग के हिसाब से, बट रफली ये 1,35,000 करोड़ के करीब होगी। तो आपको ये चीज 3 के पी से भी नीचे मिल रही है। और यही ऐसा बिजनेस किसी को और सेट करना हो। हाँ, मैं भूल गया, डिविडेंड आपको एक और आ गया, 5% डिविडेंड, 90-95 रुपए पे डिविडेंड आ गया, तो वो उसकी यील्ड आप देख लीजिए, 6 महीने में आ जाएगा आपको ये। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ पीएसयू में जो एसेट रीसेट हुआ है, एसेट रिवैल्यूएशन हुआ है, या जिसकी शुरुआत हुई है, वो कुछ कंपनीज में बाकी रह गया है। और उनमें से एक कंपनी है, तो कुछ करे बिना इसको लेके लॉन्ग टर्म में पकड़ के रखना है। इस टाइप का एसेट आपको बनाने में बहुत मेहनत लग सकती है, समय लग सकता है, और लागत लग सकती है। वो आज आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रीसेट होगा तो अच्छा खासा अपसाइड इसमें भी आ सकता ये बड़ी अच्छी बात की प्रकाश जी ने। इंडियन ऑयल को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। इतने ज़्यादा इनके पास एसेट्स हैं और इतने मैसिव हैं और इतना कैपेक्स इन्होंने किया और रोज़ करते रहते हैं। खैर ये लोग आज की तारीख में अगर आप देखें तो स्क्रीमिंग वैल्यूएशंस में है तीनों ओएमसीज। इतनी सस्ती है जिसका कोई जवाब नहीं है कि आप जाएंगे तो आंख बंद करके आप इसको देखेंगे तो इतने सस्ते आपको दिखेंगे। और इंडियन ऑयल जो कि मतलब जायंट है, बहुत बड़ी इक्विटी है इनकी, स्टिल स्टॉक ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में किया। और वो मतलब बांध के आपने रखा है इसको। अभी जरा चुनाव के बाद दाम बढ़ाने दो पेट्रोल डीजल के जो आपने खरीदा है तो उसके बावजूद इतना बढ़िया प्रदर्शन है। तो इंडियन ऑयल तो नो डाउट बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे तीनों तीनों एमसीज अवेलेबल। लेकिन वो आईओसी, अच्छा इसमें ईवी का भी एक बहुत बड़ा प्ले है, पावर चार्जिंग का भी बहुत बड़ा प्ले है, एल्युमिनियम के थ्रू ईवी बैटरी का भी एक प्लांट ये डाल रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। तो इंडियन ऑयल एक बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकती है अगर आप निवेश करना चाहते हैं। टारगेट भी आपके सामने दे दिया प्रकाशन ने, ये बहुत ही अच्छी एक पिक है। अब बताइए, जो खरीदा उसी पे जाएंगे या कुछ और? ये उससे रिलेटेड नीरज जी काफ़ी समय से 2-3 महीने से जब से लिस्टिंग हुई हम बात कर रहे हैं। एक तो पहले जो भी स्टॉक्स की बात मैं बात कर रहा हूँ वो बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, चर्चा कर रहे हैं हम हाँ जो बिल्कुल। दर्शकों के लिए। सो मुझे एक स्टॉक है जो लार्ज कैप है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और मैं जितना भी रिसर्च कर रहा हूँ, जितना भी उसको देख रहा हूँ, वो मुझे इस वैल्यूएशन पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्केल का गेम है। अगर आपके पास स्केल है, बड़ी बैलेंस शीट है, तो आप टैलेंट जो हायर करते हैं वो टॉप टैलेंट हायर कर सकते हैं आप टीम बनाने के लिए। दूसरा, आप जो टाई अप्स कर रहे हैं पार्टनर्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ या इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, या फिर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ओईएम्स के साथ जिनको आप फाइनेंस करना चाहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, वो एक स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है। आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल बना सकते हैं, और साथ में आपको एक ग्रुप का बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत यहाँ बड़ा। पे करोड़ों जियो टेलीकॉम के कस्टमर्स हैं, करोड़ों मतलब 15 करोड़ रिलायंस डिजिटल के कस्टमर्स हैं। तो आप लिटरली उनको इमीडिएटली ऑन कर सकते हैं। और एनबीएफसी के थ्रू ये बिजनेस करना भी आसान है। और 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। जो रिलायंस का ट्रेजरी स्टॉक भी है, जिसको
कुछ लोग, मुझे समझ में आता क्यों उसको वो पूरा वैल्यू नहीं देते हैं एज बुक वैल्यू। मेरे हिसाब से तो वो बुक वैल्यू है, क्योंकि उसके अगेंस्ट 5.5-6% पे, अभी जैसे रिलायंस ने बोरो किया 7.49% पे, तो उस स्टॉक के सामने भी वो बोरो कर सकते हैं। उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिटरली बैंक के साथ मैच करती है वो। राइट। तो इतनी सिंगल डिजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप लेंडिंग करें, लेंडिंग के प्रोसेसेस आपके बहुत बड़े दिग्गज बैंकर्स बना रहे हैं, तो आपकी जो लॉस रेशियो है, क्रेडिट कॉस्ट है, वो भी कम है, और आप स्केल अप कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्राइस ड्राइव डाउन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी करीब मेरे कैलकुलेशन से 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे चल रहा है, अगले साल इसी समय जब हम अगले संवत में डिस्कशन करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत नेक्स्ट लेवल में, प्राइस एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता, पर बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मेरी ये उम्मीद है, क्योंकि अभी भी लोगों को इन्होंने जो काम दिया है वो दिख नहीं रहा है, और वो दिखना शुरू हो जाएगा 2-3 महीनों में, और उसके बाद स्टॉक रीरेट होगा। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी लार्ज कैप स्टॉक की अपॉर्चुनिटी जो आपको क्लियर ग्रोथ पाथ दिख रहा है, कंजम्पशन पे प्ले है आपका, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग पे प्ले है, डिजिटल इकोनॉमी पे प्ले है, मतलब आप पूरा मैक्रो ट्रेंड कैच अप कर रहे हैं उसको। तो मुझे तो एकदम नो ब्रेनर लगता है, अगर मैं कहूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोग क्यों नहीं उसको लेते हैं, क्या मतलब इंस्टेंट कॉफी का जमाना है हाँ आजकल। लोग सोचते हैं कि जब कुछ हो जाएगा तब देखा हाँ, जाएगा। मेरे को लगता है, पर उसका फिर प्रीमियम बहुत देना पड़ता है आपको, मतलब देना पड़ेगा ना। देना पड़ेगा। फिर जब आप बन जाएगा तब आप लेंगे, तो फिर बजाज फाइनेंस जैसा हो जाएगा, फिर तब कहेंगे आपको- 8 की बुक वैल्यू हाँ, में कि क्यों है? यार मैं तब तो देखा था 210 रुपए पे था, तब नहीं लिया। तो वो होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डिस्क्लोजर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप रिलायंस ग्रुप की है, और रिलायंस ग्रुप का ही ये स्टॉक भी है, जियो फाइनेंस। इस बात में मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं भी 20 साल से इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, नौकरी के अलावा भी इसको मैं ट्रैक करता हूँ। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको वाकई 2-3 साल बाद पता चलेगी कि आज ये जो आपको दिख रहा है जियो फाइनेंस, वो 3 साल बाद कुछ और होगा, फिर आप कहोगे कि तब क्या था ये। इससे मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये कोई भी डिसीजन आप अपना सोच समझ के लीजिएगा। तो जियो फाइनेंशियल